हेलो स्टूडेंट्स, एटम के बारे में हमने पढ़ लिया। दोनों मॉडल हमने देख लिए, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। अब सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेसिस की डिस्कशन करेंगे कि एटॉमिक स्पेसिस कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या उसमें डिफरेंस होता है। हम ये 5 स्पेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आइसोटॉप्स, सेकंड है आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइसोडायफर्स। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी है। चलो फर्स्ट कौन सा है? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स मतलब क्या? आइसोटॉप्स मतलब सेम पोजीशन। नॉर्मली आइसोटॉप्स का मीनिंग होता है सेम पोजीशन इन पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा कि पीरियडिक टेबल में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट किस तरह से की गई है, अकॉर्डिंग टू मास नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियडिक टेबल में अरेंजमेंट की गई है और एक प्लेस पे एक एटम रहता है। लेकिन आइसोटॉप्स का मीनिंग तो हो गया सेम प्लेस। इसका मतलब ऐसे एटम्स जिसकी पीरियडिक टेबल में पोजीशन सेम हो नॉर्मली। अब ऐसा क्यों और किस तरह से होता है, तो देखो इसका मीनिंग समझो, बाद में पता चल जाएगा। आइसोटॉप्स, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखो सेम एलिमेंट के अगर एटम है, सेम एलिमेंट के अगर एटम है तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन सेम ही होंगी, बराबर। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number is called isotopes। क्या लिखा है देखो, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं हम Z, बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब ए डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो जिसका Z सेम हो, ए डिफरेंस हो, उसे बोलेंगे आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट हैज 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन एलिमेंट को 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। ओके, फर्स्ट है प्रोटियम, सेकंड है ड्यूटेरियम और थर्ड है ट्रिटियम। प्रोटियम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है H11, बराबर, H11। ड्यूटेरियम को H एलिमेंट सेम है तो H ही रहेगा, H12, और ट्रिटियम तो H13। आप देख सकते हो कि Z, याद करो नीचे सबस्क्रिप्ट में जो होता है Z होता है, ये Z सब सेम है, सबके पास सेम है, लेकिन ऊपर की वैल्यू यानी कि A डिफरेंट से 1 2 3। अब हम इस सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं वो देखेंगे, बराबर। तो देखो Z ही प्रोटॉन होता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सब न्यूट्रल है। इसका मतलब जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 1 1 1 ही होगा। अब न्यूट्रॉन कितना, तो n क्या था, n इज इक्वल टू एक्चुअली a माइनस जेड, यानी 1 माइनस 1 यानी 0, 2 माइनस 1 यानी 1, और यहाँ पे 2। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस किससे क्रिएट हुआ, ये जो डिफरेंस बना ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। तो याद रखो कि आइसोटॉप्स में कौन डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है,
न्यूट्रॉन अलग होता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब दूसरी बात कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम ही होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेबल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप्स आर सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सेम। तो सेम ही होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी लिख दो, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो, तो आइसोटॉप समझ में आ गया कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। देखो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ? यहाँ पे क्रिएट हुआ, और ये क्या होता है? ए यानी मास नंबर। चलो नेक्स्ट क्या है? आइसोबार्स। चलो आइसोबार्स क्या होते हैं, क्या चेंज है इससे? देखो द atoms of different elements। देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट, हैविंग सेम मास नंबर यानी ए सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी कि Z is called आइसोबार्स। चलो क्या लिखा है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। तो इस टाइम ए सेम हो गया बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है 19 और 40, पोटेशियम 40 और कैल्शियम 20 और 40। आप देख सकते हो कि ऊपर की जो वैल्यू है जो कि ए को रिप्रेजेंट करेगी वो सेम है, लेकिन नीचे की जो नंबर है जो Z को रिप्रेजेंट करती है वो डिफरेंस है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों बना देखते हैं। तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। चलो प्रोटॉन कितने होंगे? 19, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 19, 40 माइनस 19 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 20, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20 ही होंगे, और ये हो जाएगा 20। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ सेम है कि नहीं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम थे, जबकि यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन सेम है, ना तो प्रोटॉन सेम है, ना तो न्यूट्रॉन सेम है। मतलब यहाँ पे कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल सेम नहीं है, बट न्यूट्रॉन की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट हुई है कि उसका मास नंबर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो उसे बोलेंगे आइसोबार्स। ठीक है, नेक्स्ट आइसोटॉन्स। चलो ये सिंपल है, आइसोटॉन सिंपल है। तो केमिकल स्पीसीज एटम, चलो एटम ही ले लेंगे। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग same number of neutron, same number of neutrons are called
आर कॉल्ड आइसोटॉन्स। देखो क्या लिखा है, अब क्या सेम हो गया, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखो यही एक एग्जाम्पल बन जाता है, ये हो गया 39 और ये हो गया 19 और ये हो गया 40 और ये हो गया 20। देखो प्रोटॉन डिफरेंस है 90 और 20, इलेक्ट्रॉन भी 90 और 20, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 39 माइनस 19 हो गया 20 और ये 40 माइनस 20 हो गया 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसकी वैल्यू सेम है, न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम है। तो इससे बोलेंगे आइसोटॉन्स। ठीक है, कॉपी करो पहले। चलो नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम, बराबर। तो ये क्या है, द केमिकल स्पीसीज। अब ये केमिकल स्पीसीज क्या होती है, वो हो सकता है एटम, वो हो सकता है आयंस, वो हो सकता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो केमिकल स्पीसीज मतलब एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। द केमिकल स्पीसीज हैविंग same number of electron are called isoelectronic. Same number of electrons are called isoelectronics। तो नेम से ही पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ऐसे एग्जांपल कौन कौन से, बहुत सारे हो सकते हैं। O2 माइनस एंड F माइनस। O2 माइनस में आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितना मिलेगा इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। अब उस पर -2 चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब 8 + 2 यानी टोटल कितने हो गए 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, लेकिन -1 चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो 9 + 1 = 10। तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Na+ एंड Mg2+। ओके, चलो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सोडियम यानी एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब उस पर 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तब निकलता है जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम। तो अगर प्रोटॉन 11 है तो अगर +1 चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है, तो वो कैसे लिखेंगे 11 - 1 = 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 हो गए। इसी तरह इसका 12 होता है, लेकिन +2 इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है और वो हो गया 10। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, आइसोडायफर्स। यहीं पे लिख देते हैं आइसोडायफर्स। ये थोड़ा अलग है, ऐसे लिख सकते हैं, द केमिकल स्पीसीज having same difference of neutrons and protons। क्या लिखा है, सेम डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, इसका मतलब n - p
अगर सेम हो तब आर कॉल्ड आइसोडायफर्स। फिर से देखो क्या सेम है, सब कुछ अलग होगा लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन n माइनस पी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब जाके वो आइसोडायफर्स बनेगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो फ्लोरीन 9 और ये 19 होता है, ठीक है। और कैल्शियम हो जाएगा 20 और 40। पोटेशियम ले लेंगे, चलो पोटेशियम ले लें। चलो होगा क्या, देखो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 9, इसमें कितने होंगे 20। इलेक्ट्रॉन लिखना नहीं है हमें अभी। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 19 माइनस 9 यानी कि 10 और ये होता है 19, ये होता है 19 पोटेशियम का 19 होता है, ओके। और ये कितने हो गए 39 लेना पड़ेगा, 39 तब जाके सही आएगा, ओके। अब न्यूट्रॉन कितने 39 माइनस तो 20 हो गया। चलो देखो ना तो प्रोटॉन सेम है ना तो न्यूट्रॉन सेम है। अब हमें लेना है 9 न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा और 20 माइनस 19 भी 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसा हो गया, सेम हो गया, तो उसे बोलेंगे आइसोडायफर्स। तो ये सबसे अलग है, याद रखना पड़ेगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 2.1 देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन। 35 उसका एटॉमिक नंबर है और 80 उसका मास नंबर है। तो यहाँ पे आपको Z बराबर 35 और A बराबर कितना दिया हुआ है 80। अब याद करो जो Z होता है वही प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर तो 35 ही होगा। और जितने प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी मिल गया। बस हमें ढूंढना है A। अब A तो n क्या होता है a माइनस जेड, कौन सा फॉर्मूला a इज इक्वल टू जेड प्लस n, तो n इज इक्वल टू a माइनस। चलो ये हो गया 80, ये हो गया 35, बताओ कितना मिलेगा, तो ये होगा 45 के आसपास, देख लेना। तो इस तरह से हमने प्रोटॉन भी काउंट कर लिया, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलो ये इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 है, प्रोटॉन का नंबर 16 है, सही है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 16 है। असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीसीज। तो हम जो केमिकल स्पीसीज है उसको कैसे लिखते थे बताओ। हमें केमिकल स्पीसीज के सिंबल के लिए हमने ये यूज़ किया था। सपोज वो X एलिमेंट है तो यहाँ पे Z लिखते थे, यहाँ पे मास नंबर लिखते थे। अगर चार्ज हो तो हम यहाँ पे रखते थे जो भी है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, है कि नहीं। यहाँ पे हम रखते थे चार्ज जो भी है। सपोज ये हो गया आपका चार्ज यहाँ पे होता है, तो ये हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलो देखो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन यानी कि Z, प्रोटॉन्स यानी कि Z, तो Z हमें मिल गया कि कितना है 16 है। अब प्रोटॉन यानी Z यानी कि एटॉमिक नंबर मिल गया। अब मास नंबर ढूंढेंगे, मास नंबर यानी कि A, और ये होता है n प्लस Z। n है 16 और Z भी 16, यानी ये हो गया 32। चलो इतना तो हमें मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब ये क्या होगा, तो याद रखो एलिमेंट कौन सा होगा वो डिसाइड करेगा Z।
एटॉमिक नंबर, क्योंकि एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 हो तो वो हाइड्रोजन होता है, 2 हो तो वो हीलियम, 3 हो तो लिथियम। इस तरह से एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करेगा कि वो एलिमेंट कौन सा होगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी कि Z 16 है और 16 पीरियडिक टेबल में 16 नंबर पे होता है सल्फर, यानी कि यहाँ पे हमें सिंबल मिल गया सल्फर का। Z भी हमारे पास है 16 और मास भी हमारे पास है 32। इतना तो हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि चार्ज है कि नहीं। न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है। कितने? 2। अभी तो हमने पढ़ा कि अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज बनेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रोटॉन से ज़्यादा है। अब कितने ज़्यादा? तो 2। तो यहाँ पे चार्ज होगा 2 माइनस। याद रखो। क्यों? क्योंकि चार्ज हम कैसे काउंट करेंगे? चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन होता है +16 और ये होता है -18। प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया -2। तो देखो इस तरह से हमें चार्ज मिल गया। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सिंबल। ठीक है, कॉपी करो। ओके, अब हम देखेंगे मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज में 2.14 और 2.44 हमने लिया हुआ है। देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। एन एलिमेंट विथ मास नंबर 18, इसका मतलब हमें ए दिया हुआ है। मास नंबर मतलब यही होता है ना 18। कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। क्या दिया हुआ है कि जो भी है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है। कितने? तो 31.7% मोर है। हमें उसका सिंबल बनाना है। इसका मतलब सिंबल बनाना हमें न्यूट्रॉन भी ढूंढना है और प्रोटॉन भी ढूंढना है। एक्चुअली ए तो हमारे पास है, हमें सिर्फ Z ढूंढना है। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू दी है, बोला है कि न्यूट्रॉन 31.7% मोर है प्रोटॉन से। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एज्यूम करने पड़ेंगे। तो लिखेंगे इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x है। चलो हमने एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन x है। तो अब बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे x से 37.7% ज़्यादा। इसका मतलब x जितना तो होगा ही, फिर 30 + 31.7% ऑफ x हो जाएगा, बराबर कि नहीं? इससे ज़्यादा है, इसका मतलब इससे इतना ज़्यादा, तो x तो वैसे ही रहेगा। इसका मतलब होता है 31.7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x। तो न्यूट्रॉन ये हो गया 0.317x। ठीक है, ऐड कर दो तो हो जाएगा 1.317x। तो हमें न्यूट्रॉन मिल गया। अब बताओ प्रोटॉन x है, प्रोटॉन यानी कि Z बोल दो, x है, n है हमारे पास। तो a क्या होता था? a मतलब क्या? a होता है Z + n। अरे यही तो होता है ना। तो Z की वैल्यू हमारे पास है x, n की वैल्यू 1.317x है और a तो 81 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 2.317x हो जाएगा। इसको ऐड कर दो तो x मिल जाएगा, क्योंकि 81 को हमें 2.317 से डिवाइड करना है। वो वैल्यू ऑलमोस्ट 34.95 होती है, तो अप्रोक्स हम 35 ले लेंगे। तो हमें x मिल गया। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू z, और z ही तो डिसाइड करता है कि एलिमेंट कौन सा होगा। तो 35 नंबर जिसका हो वो एलिमेंट है ब्रोमीन। याद रखो वो एलिमेंट कौन सा है? ब्रोमीन।
तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे 81, तो ये फाइनल हमारा सिंबल क्रिएट हो गया। ठीक है, ओके, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। तो BR 35 और 81 ये हमारा फाइनल, क्योंकि हमें Z से ही पता चलेगा ये क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन आयंस, आयन इसका मतलब ये एटम तो है नहीं, आयन है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा, विथ मास नंबर। तो मास नंबर मतलब ए हमें दिया हुआ है कितना, 56, कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे तो चार्ज बोल दिया है कि चार्ज +3 होगा, 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट मतलब +3, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज E बराबर x, तो हमें x इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है ना। अब उससे कितने न्यूट्रॉन ज़्यादा है, 30.4, तो n हो जाएगा, अब तो पता चल गया n क्या हो जाएगा, x प्लस कितना 30.4% ऑफ x, तो ये हो जाएगा x प्लस 30.4 डिवाइडेड बाई 100x, तो ये हो जाएगा x प्लस 0.304x और फाइनली 1.304x, तो न्यूट्रॉन मिल गए। अब हमें चाहिए प्रोटॉन Z, प्रोटॉन चाहिए, Z बाद में देखेंगे, प्रोटॉन। चलो प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन जितनी होती है, कब, जब वो न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पे तो +3 चार्ज दिया हुआ है, प्लस चार्ज कब होता है, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, कितने, +3 मतलब 3 जितने यूनिट मोर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने x लिया है और 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 3 टाइम मोर। अगर नेगेटिव होता तो -3 करते, बात तो सिंपल है, पॉजिटिव तब जब प्रोटॉन ज़्यादा, तो +3। चलो अब हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो फिर हम लिख देंगे P प्लस N यानी कि Z प्लस N इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 56, P यानी x प्लस 3 और ये यानी 1.304, x इज इक्वल टू, ठीक है, इसको 3 वो साइड पे जाएगा तो 56 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 1.304x इज इक्वल टू 53 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2.304x इज इक्वल टू 53, तो x से डिवाइड कर दो, 53 डिवाइडेड बाई 2.304 जो वैल्यू ऑलमोस्ट 23 होगी। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 23। तो प्रोटॉन यानी कि Z23 में 3 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि x प्लस 3 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 26, और 26 जिसका होता है वो कौन होता है, वो F ही होता है, क्योंकि Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और ऊपर तो हमें मालूम है 56 और चार्ज पॉजिटिव +3, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है नहीं, यहीं पे चार्ज है। अब लास्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल्स। रुदरफोर्ड मॉडल में क्या लिमिटेशन थी, मतलब क्या उसका ड्रॉबैक था, वो हम देखेंगे। देखो रुदरफोर्ड मॉडल में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन हाईली स्पीड और सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। मैंने बताया था, अंडरलाइन कराया था हमने कि सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। अब सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो क्या होता है, तो समझो ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उससे क्या हो जाता है, देखो सर्कुलर मोशन होती है एक्सेलरेशन मोशन। आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन मोशन मतलब जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन
जब यहाँ पे होता है तो उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगी, जब यहाँ पे होता है तो ये डायरेक्शन में होती है, जब यहाँ पे होता है तो ये डायरेक्शन में। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जहाँ पे डायरेक्शन या तो वैल्यू वेलोसिटी की चेंज हो वो मोशन होती है एक्सेलरेशन मोशन। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन मोशन में होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन मोशन में होता है तो मतलब खुद की वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एक्चुअली थियरी है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। अब होगा क्या अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन मोशन, अगर एक्सेलरेशन कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अपनी एनर्जी को हर टाइम कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है। अब याद रखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ इट्स पाथ। ऑर्बिटल पाथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है। तो एनर्जी अगर कम होती है तो पाथ भी कम होगा, है कि नहीं? तो होगा क्या, ये न्यूक्लियस है, इस तरह से स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन रोटेट करना, ठीक है। ये हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके अराउंड सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करेगा। लेकिन होगा क्या, जब वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी वो एनर्जी तो लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो उसका रेडियस भी कम होता जाएगा। इसका मतलब अब वो जब फिर से वहीं पे आएगा तब उसका पाथ पहले जितना नहीं रहेगा और थोड़ा रेडियस कम हो जाएगा, मतलब बैंड हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा। फिर से वो आगे बढ़ेगा, फिर से एनर्जी लॉस करता जाएगा, फिर से जब आएगा तो और उसके नज़दीक आता जाएगा, किसके, न्यूक्लियस के। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चले गए तब तो प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी आ गया, न्यूक्लियस न्यूट्रल हो जाएगा, और ऐसा न्यूक्लियस कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। तो इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि अगर ऐसा हो तो एटम स्टेबल नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो भी एटम है, हम भी तो एटम से बने हैं, वो स्टेबल है। तो वो स्टेबल क्यों है, वो ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फर्स्ट लिमिटेशन है, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। हमने बताया कि एक्सेलरेशन मोशन है तो एनर्जी रिलीज करते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन शुड लॉस एनर्जी एट एवरी टर्न एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर, और नज़दीक और क्लोजर जाता जाएगा। और बाद में होगा क्या, फाइनली उसका पाथ सर्कुलर ना रहते हुए स्पाइरल बन जाएगा, है कि नहीं, ये स्पाइरल पाथ है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस विच मेकिंग एटम अनस्टेबल। तो समझो कि एटम स्टेबल नहीं रहना चाहिए, किसके हिसाब से, रुदरफोर्ड के हिसाब से, लेकिन एटम तो स्टेबल है, तो ये थियरी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और लास्ट में सिंपल है, रुदरफोर्ड ने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के बाहर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये थियरी कुछ भी बताती नहीं है। मतलब कि दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इससे हमें पता नहीं चलता। ओके, चलो कॉपी करो।